हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जिम खान बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और बेटे आज अपन एक नया टॉपिक हमारे सामने है, वह है कृषि रसायन और उसके प्रभाव। तो बेटे यहाँ पर आपको देखना है कि कृषि रसायन क्या होते हैं और इनके प्रभाव क्या होते हैं। इससे पहले बेटे अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया कि सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं। तो बेटे आई होप आपने याद किया होगा कि सॉलिड वेस्ट जो होते हैं बेटे, ये घरों से निकलने वाला एक कचरा होता है। और ये जो कचरे का निवारण है या इसका कंपोजिशन है वो कैसे किया जाता है, तो आपने याद किया होगा बेटे कि पहले कचरे की 3 कैटेगरी बनानी चाहिए। जैसे एक में तो बायो जो है डिग्रेडेबल कचरा हो, एक के अंदर रिसाइकलिंग हो और दूसरा क्या हो बेटे, नॉन बायो डिग्रेडेबल हो। जो बायोग्रेडेबल हो ये तो अपघटन करता होता है बेटे, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, कुछ समय बाद में सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका अपघटन हो जाता है। दूसरा बेटे आपने याद किया होगा कि इसके अंदर रिसाइकलिंग होती है, तो रिसाइकलिंग के माध्यम से कचरे को वापस उपयोग में लाया जा सकता है ना। तीसरा आपको याद है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये ऐसा कचरा है बेटे जो कि ना तो रिसाइकलिंग हो सकता और ना ही जो है क्या कहते हैं बेटे इसका जो है अपघटन होगा। तो इससे बेटे जो है या तो किसी यूज में ले लो, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण अहमद खान ने देखा था कि प्लास्टिक वगैरह इसके अंदर आती है तो उसे पॉलीबैंड बना करके एक सड़क बनाने में इसका निर्माण में यूज आने लगा। या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को बेटे गहराई के अंदर गाड़ देना चाहिए। अस्पतालों से निकलने वाला जो कचरा वो भी बहुत हानिकारक है बेटे, कई प्रकार की बीमारियां इससे हो सकती है अगर इसका खुले में इसको छोड़ दिया जाए। तो बेटे इसको भस्मक एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से इसको जला दिया जाना चाहिए। उसके बाद में बेटे ई वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के जो निकलने वाले या इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है बेटे, जैसे खराब कंप्यूटर है, लैपटॉप है या और भी मोबाइल्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये जब खराब हो जाते हैं तो बेटे इसे कहा जाता है ई वेस्ट। तो जो विकसित देश होते बेटे वहां पर इनको 1-2 बार यूज लेने के बाद में फेंक दिया जाता है। और बेटे जो विकासशील देश है वहां से इनको बेटे लेते हैं, खरीदते हैं। और यहां पर बेटे क्या होता है कि इनसे कीमती धातुएं निकाली जाती है, जैसे तांबा है, सोना है ना, जो है सिलिकॉन वगैरह। लेकिन बेटे यहां पर जो विकासशील देश है ये काम हाथों से किया जाता है, तो फिर मजदूरों के लिए ये एक विषैला प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेटे यहां अपन ने पढ़ी। और अपन ने ये भी पढ़ा कि प्लास्टिक का किस तरह से उपचार किया जाता है, उसका क्या है तो वो पूरा याद करना बेटे कि बेंगलोर के अंदर 57 वर्षीय अहमद खान जो कि प्लास्टिक की बोरियों का कारोबार करते हैं, उन्होंने बेटे क्या किया कि पहले प्लास्टिक को रिसाइकिल करके एक महीन पाउडर बनाया जिसे पॉलीबैंड कहा। उस पॉलीबैंड को बिटुमेन के साथ में मिश्रित करवाया जिसका उपयोग उन्होंने सड़क निर्माण में किया गया। यह सड़क निर्माण बेटे यहां पर सामान्य सड़क से जो है वो 3 गुना ज्यादा उम्र वाली होती है। तो इस तरह से प्लास्टिक के निवारण का एक आसान हल भी यहां पर ढूंढ लिया। उसके अलावा बेटे हम लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि कई सामान खरीदने जाएं तो बेटे या तो उससे कहें कि कैरी बैग जो है वह जो है किसी कागज का हो या फिर कपड़े का हो। अगर बेटे वो दूध या पानी या कोई भी प्लास्टिक की थैली में हमें कोई चीज देता है तो वह चीजें ना ले। तो ये सारी की सारी जागरूकता है जो कि हर राज्य की सरकारें इस पर काम कर रही है। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ये तो था बेटे हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज के जो लेक्चर का टॉपिक है वो है कृषि रसायन। तो बेटे आपको भी पता होगा कि जैसे हरित क्रांति आई है उसी समय से बेटे क्या है कि हर देश के अंदर बेटे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं, फंजीसाइड भी हो सकते हैं, बैक्टीरिसाइडल भी हो सकते हैं। और ये रसायन का प्रयोग जब ज्यादा होता जा रहा है बेटे तो ये इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। इकोसिस्टम को ऐसे प्रभावित कर रहे हैं कि यहां पर तो बेटे ये इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं कि जैसे जैसे कृषि उत्पादन में कई प्रकार के रसायन जिनका प्रयोग ज्यादा हो रहा है तो ये हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कैसे बेटे इसमें बायोमैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, यूट्रिफिकेशन इसमें बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटे जितना ज्यादा इन रसायनों का प्रयोग जिसमें डीडीटी वगैरह आता है, पेस्टिसाइड आते हैं, इंसेक्टिसाइड आते हैं, ये मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी से बेटे ये किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके और ये एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर संचित होते जाते हैं। इसको तो कहते हैं बेटे जैव
आवर्धन, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि डीडीटी जो है वह खाद्य श्रृंखला में किसी एक पोषक स्तर पर जाकर संचित होता जाता है, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। उसी तरह से बेटे यूट्रिफिकेशन होता जा रहा है कि अगर रसायनों का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो कई प्रकार की जो झीलें होती है बेटे वह उथली हो जाती है और धीरे धीरे समाप्त होकर वह किसमें बदल जाती है, यानी वह जो है भूमि के अंदर बदल जाती है। तो आइए बेटे आज अपन को यही देखना है कि यहां पर ये पेस्टिसाइड क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर या जैव खेती क्या होती है, जिसको अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहेंगे। तो बेटे जैव खेती के बारे में कभी सुना हो आपने या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना हो, तो ये ऐसी खेती होती है जो कि नेचुरल तरीके की जो फर्टिलाइजर है, जैसे मवेशी होते हैं उनसे निकलने वाला जो गोबर है बेटे उसको फर्टिलाइजर के रूप में काम में लिया जाता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जितने भी केमिकल होते हैं जो कि पेस्टिसाइड वगैरह के रूप में काम में, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। ये बिल्कुल नेचुरल खेती होती है बेटे, और इनसे निकलने वाली जो फसलें होती है ये भी नेचुरल होती है और ये मानव पर जो है ज्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं डालती है। तो आजकल बेटे सबकी इच्छा यही होती है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्राप्त हुई सब्जियों का प्रयोग करें, क्योंकि बेटे नॉर्मल जो सब्जियां होती है उन पर खाद छिड़की जाती है, कई प्रकार के रसायन छिड़के जाते हैं, वही रसायन हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें बिना रसायनों के माध्यम से खेती की जाती है और बेटे इसमें फर्टिलाइजर के रूप में जो काम में लेते हैं वह मवेशियों के ही द्वारा जो है क्या कहते हैं बेटे कूड़ा करकट गोबर वगैरह होती है, उसी से फर्टिलाइजर बना करके उन पौधों को दिया जाता है। तो इसको अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग भी यहां पर कहेंगे। उसके अलावा बेटे इसी लेक्चर के अंदर अपन को रेडियो एक्टिव के बारे में भी पढ़ना है। तो आइए बेटे देखते हैं कि एग्रीकल्चर रसायन क्या होते हैं, यहां आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो यहां आप देखिएगा बच्चों कि यहां पर देखो बेटे कि हरित क्रांति के चलते फसल उत्पादन बढ़ने लगा है। क्यों, ये तो याद रखना बेटे ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आई है तो उसी समय से फसल उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। लेकिन बेटे यहां पर क्या है कि इस काम के लिए अजैव अकार्बनिक जो फर्टिलाइजर है जिन्हें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। देखो एक तो बेटे ऑर्गेनिक होते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, ये होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे कभी नाम है यूरिया है ना, जो है नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, एनपीके का नाम सुना, फॉस्फोरस है, ये सब अकार्बनिक जो है ये उर्वरक कहलाते हैं। उसके अलावा बेटे पीड़कनाशी का प्रयोग कई गुना बढ़ गया है। तो आप ये देखो कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है या हरित क्रांति है उसका लक्ष्य था कि फसल उत्पादन बढ़ाया जाए, क्योंकि बेटे जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे खाद्य के रूप में फसल उत्पादन में बढ़ना जरूरी है, वरना मनुष्य भूखमरी का शिकार हो जाएगा, ये खाएगा कहां से। तो मानव की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ फसल उत्पादन का बढ़ना भी जरूरी है। तो बेटे इसके लिए हरित क्रांति विकसित की गई और हरित क्रांति का लक्ष्य यह था बेटे कि फसल का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। अब जब बेटे हम फसल उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो फसल उत्पादन के लिए हमें बेटे कई तकनीकी कई फर्टिलाइजर को काम में लेना पड़ेगा। तो बेटे यहां पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसके अंदर यूरिया हो सकता है, या बेटे यूरिया में तो कार्बन होता है लेकिन जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इस तरह से अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग ज्यादा होने लगा। उसके अलावा बेटे कीटों से बचने के लिए है ना, तो कीटों से बचने के लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग ज्यादा होने लगा। तो ये जो पेस्टिसाइड और ये अकार्बनिक उर्वरक होते हैं ये बेटे इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं। तो आगे आप देखिएगा कि पीड़कनाशी है, शाकनाशी है, कवकनाशी आदि का प्रयोग काफी होने लगा है। यानी यहां पर केवल पीड़कनाशी के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, तो इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं, फंजीसाइड हो सकते हैं, बैक्टीरिसाइड भी हो सकते हैं। तो बेटे फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए इन पीड़कनाशों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होने लगा। और ये कहीं ना कहीं प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बेटे फसल का उत्पादन तो बढ़ा देते हैं लेकिन ये इकोसिस्टम में प्रवेश करके और ये खाद्य जो पोषक स्तर होते हैं उन पर यह हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। तो बेटे आगे आप देखिएगा कि सभी अलक्ष्य जीव नॉन टारगेटिंग ऑर्गेनिज्म जो मृदा इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण घटक होते हैं उनके लिए कैसे होते हैं, ये विषैले होते हैं। तो बेटे यहां पर दे रखा है नॉन टारगेटिंग ऑर्गेनिज्म, यानी बेटे ये ऑर्गेनिज्म को तो टारगेट नहीं करते हैं लेकिन इकोसिस्टम के पूरे जो भी ट्रॉफिक लेवल होता है वहां पर ये विषैला प्रभाव छोड़ते हैं, वहां
वहां पर बेटे ये विषैला प्रभाव छोड़ते हैं। तो एक बार और देख ले कि बेटे जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ मानव के लिए खाद्य उत्पादन या खाद्य से समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति विकसित हुई और हरित क्रांति का लक्ष्य था कि फसल उत्पादन बढ़ाया जाए। तो फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए बेटे कई प्रकार के अकार्बनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग होने लगा, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह आते हैं। उसके अलावा कई प्रकार के रोगाणुओं से बचने के लिए या कई प्रकार के रोगों से बचने के लिए बेटे पीड़कनाशी का प्रयोग भी होने लगा। पीड़कनाशी के अंदर बेटे फंजीसाइड भी आ सकती है, इंसेक्टिसाइड भी आ सकते हैं और साथ में जो है बेटे उसमें बैक्टीरियासाइडल रसायन आ सकते हैं। ये रसायन बेटे नॉन टारगेटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इकोसिस्टम के अंदर प्रवेश करके और ये पोषक स्तरों के लिए विषैला प्रभाव छोड़ते हैं। तो याद रखना ये मृदा के इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन ये उनके लिए विषैले होते हैं। स्थानीय इकोसिस्टम में इन्हें जैव यानी बायो मैग्नीफाइड किया जा सकता है। बायो मैग्नीफाइड का माने यह होगा बेटे कि किसी पोषक स्तर पर इन पदार्थों का संचित होना। तो ये याद रखना फूड चेन में, ये याद रखिएगा बेटे फूड चेन में किसी पोषक स्तर पर, फूड चेन में किसी पोषक स्तर पर ये विषैले पदार्थों का इकट्ठा होना, पोषक स्तर पर विषैले पदार्थों का इकट्ठा होना का संचय होना बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन कहलाता है। जैव आवर्धन कहलाता है। यानी बेटे यहां पर जैसे पहला ट्रॉफिक लेवल, फिर आगे आएगा दूसरा ट्रॉफिक लेवल, फिर आएगा ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल और फिर आएगा चौथा। तो चौथे ट्रॉफिक लेवल पर ये सबसे ज्यादा रहेंगे। तो बेटे कोई भी जैसे मान लो विषैला पदार्थ है और वो विषैला पदार्थ बेटे हमने तो किसके लिए यूज लिया था, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए। जैसे मान लो DDT वगैरह होता है उसका यूज लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बेटे पोषक स्तरों पर संचित होते जाते हैं, क्योंकि ये जो विषैले पदार्थ होते हैं इनका शरीर में बेटे पूरा का पूरा उपापचय नहीं होता है और न ही इन्हें उत्सर्जित किया जा सकता है। तो ये किसी न किसी पोषक स्तर के जंतुओं पर ये संचित होते रहते हैं। तो कोई भी अकार्बनिक विषैला पदार्थ जब फूड चेन के अंदर प्रवेश कर जाता है तो बेटे वह किसी पोषक स्तर पर जाकर संचित होता रहता है। तो इस तरह से इन पोषक स्तरों पर विषैले पदार्थों के संचय होने की जो क्रिया है इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी जैव आवर्धित कहा जाता है। एक तो ये याद रखिएगा बेटे। आगे आप देखिएगा कि कृत्रिम उर्वरकों की मात्रा बढ़ते जाने के कारण जलीय इकोसिस्टम बनाम सुपोषण यानी इसको कहा जाता है बेटे यूट्रिफिकेशन पर क्या असर होगा। तो याद रखना कृषि वर्तमान समस्याओं का अत्यंत गंभीर कारण है। तो बेटे यहां पर ये सुपोषण भी यहां शुरू हो जाएगा। तो सुपोषण शुरू इसको समझ लीजिएगा कि बेटे यूट्रिफिकेशन क्या है। यूट्रिफिकेशन, तो ये यूट्रिफिकेशन क्या है एक बार फिर आप समझे कि बेटे ये जो विषैले पदार्थ होते हैं जिसमें फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, जब ये किसी जलीय इकोसिस्टम में, याद रखना बेटे यानी यहां पर क्या है ये वाटर इकोसिस्टम यानी जलीय इकोसिस्टम में ये यूट्रिफिकेशन का कारण बनते हैं। अब समझो बेटे यूट्रिफिकेशन का कारण कैसे बनते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि जलाशय में बेटे फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो बेटे वहां पर क्या है कि यहां हमारे पास में नाइट्रोजन है, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है, तो इनकी मात्रा ज्यादा होने की वजह से बेटे यहां पर जो जैव समृद्धि है, जैव समृद्धि है ये भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी बेटे यहां पर कि अगर किसी जलाशय के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा ज्यादा रहेगी तो यहां पर जीवों की संख्या जो है कि बढ़ेगी, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो बेटे वहां पर जैव समृद्धि ज्यादा रहेगी। जैव समृद्धि ज्यादा होने से बेटे यानी जो झील है उसके तल पर कीचड़ बनना शुरू हो जाएगा, कीचड़, और ये कीचड़ धीरे धीरे यहां पर
जड़ युक्त वनस्पति उत्पन्न हो जाएगी, जड़ युक्त वनस्पति। और जड़ युक्त वनस्पति होने से बेटे थोड़े दिन में क्या होगा कि झील यहाँ पर उथली हो जाएगी, और धीरे धीरे बेटे झील उथली होते होते ये किस में बदल जाएगी, भूमि में बदल जाएगी। इसको कहा जाता है यूट्रिफिकेशन यानी सुपोषण। तो बेटे याद कर लो कि जैसे किसी जलीय इकोसिस्टम के अंदर ये जो कृत्रिम उर्वरक होते हैं, कृत्रिम उर्वरक यानी बेटे नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। तो अगर किसी जलीय इकोसिस्टम के अंदर ये बेटे कृत्रिम उर्वरक की मात्रा बढ़ जाए तो वहां पर यूट्रिफिकेशन हो सकता है। कैसे कि इन कृत्रिम उर्वरकों के द्वारा बेटे उस जलाशय में ये पोषक तत्व जब बढ़ेंगे तो वहां के सजीव इनका उपयोग करके अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। और जब बेटे यहां पर जैव समृद्धि बढ़ती है तो जैव समृद्धि बढ़ने के कारण इन सजीवों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह धीरे धीरे झील की बेसिन यानी तली पर जमा होते जाएंगे और वहां पर बेटे वह कीचड़ और मिट्टी का निर्माण करेंगे। तो यहां पर कीचड़ भी बनेगा और साथ में मिट्टी यानी साल्ट गाद जिसको कहते हैं बेटे, उस रूप में यहां पर यह मिट्टी भी बन जाती है। तो कीचड़ और मिट्टी यहां पर बन गई झील के तली पर, बेसिन पर। फिर धीरे धीरे बेटे वहां पर जड़युक्त वनस्पति आना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे जड़युक्त वनस्पति वहां पर बनेगी उसके बाद में बेटे झील उथली होती जाएगी और जैसे जैसे कीचड़ जमता जमता ऊपर की तरफ आता जाएगा और जड़युक्त वनस्पति वहां पर ज्यादा से ज्यादा बेटे वृद्धि होती जाएगी तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वह झील जो है भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। इस घटना को कहते हैं यूट्रिफिकेशन। तो याद रखना बेटे, जलीय इकोसिस्टम में अगर ये कृत्रिम उर्वरकों को मिला दिया जाए तो ये किसका कारण वहां पर बन सकते हैं, सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन का कारण भी ये बन सकते हैं। तो ये बेटे आपको यहां पर याद रखना है। तो इस तरह से ये जो कृषि है वर्तमान में अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है कि कृषि के अंदर बेटे कौन कौन से रसायनों का प्रयोग करें, किन किन रसायनों का प्रयोग ना करें, ये सारी की सारी चीजें हमें याद होना चाहिए। तो बेटे आइएगा अपन आगे देखते हैं। यहां पर एक कृषि है जिसका नाम है जैव खेती। इसे बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं या बायो फार्मिंग भी आप इसे कह सकते हो। बायो फार्मिंग या आजकल इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बेटे यहां थोड़ा सा याद रखना, जैव खेती यानी जैव खेती का मतलब यह है कि बेटे ये एक ऐसी खेती है जिसमें किसी एक प्रक्रिया से जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों का यूज दूसरी प्रक्रिया में ले लिया जाएगा। तो जीरो वेस्ट खेती के नाम से इसको जाना जाता है कि यहां पर कोई वेस्ट नहीं रहेगा, यानी एक प्रक्रिया के दौरान जो वेस्ट हमें प्राप्त होंगे बेटे उनका प्रयोग दूसरी प्रक्रिया के लिए कर लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि फसल है, उसका कूड़ा करकट है ना, गाय भैंस है बेटे उसका गोबर है, तो उस प्रक्रिया के दौरान हमें यह कचरा मिला, इस कचरे से हम बनाएंगे खाद और खाद बना करके इन्हें बेटे फसल में प्रयोग में ले लेंगे, यानी दूसरे चक्कर में प्रयोग में ले लेंगे। तो यहां पर फिर वेस्ट इकट्ठा नहीं हुआ और ना ही कोई हानिकारक प्रभाव। तो बेटे जो बायो खेती होती है इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। एक तो ये याद रख लेना, इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस खेती के दौरान क्या होता है बेटे कि जो मवेशियों का मलमूत्र होता है, गोबर वगैरह होता है, या फसल का या पेड़ों का कूड़ा करकट होता है, इनसे बेटे फर्टिलाइजर यानी खाद बनाई जाती है और इसी खाद का प्रयोग फिर जो है फसल में उपयोग में किया जाता है। तो ये बेटे पूर्ण तरह से बायो फर्टिलाइजर है और ये जो खेती है ये बायो फार्मिंग है। तो ये हानिकारक नहीं होती है। इस खेती से निकलने वाले या बनने वाले उत्पाद जो होते बेटे वो मानव के लिए लाभदायक होते हैं, हानिकारक नहीं होते। तो याद कर लेना कि जो बायो खेती है इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये जीरो वेस्ट खेती बेटे, याद रखना जीरो वेस्ट खेती, यानी बेटे इस खेती के दौरान किसी एक प्रक्रिया में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका प्रयोग दूसरी प्रक्रिया के लिए कर लिया जाता है, यानी यहां पर कोई अपशिष्ट या पेस्टिसाइड वगैरह जो है इसमें काम में नहीं लिए जाते। तो आइए बच्चों देखिएगा कि यहां पर ये एकीकृत जैव खेती एक चक्रीय और शून्य अपशिष्ट खेती है।
यानी जीरो वेस्ट खेती है। तो ये याद रखना बेटे कि जो बायो फार्मिंग है ये एक प्रकार की एकीकृत है, एग्रीगेट बायो फार्मिंग इसको कहेंगे, और इसे जीरो वेस्ट खेती भी कहा जाता है। यानी बेटे इसमें किसी भी प्रकार का वेस्ट रिमेनिंग नहीं रहता है, कोई अपशिष्ट इसके अंदर बाकी नहीं रहता है, सब अपशिष्टों का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये जीरो वेस्ट खेती है। अब ये क्या है कि वे एक प्रक्रम से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों को अन्य प्रक्रम के लिए पोषकों के रूप में काम में ले लिया जाता है। इसको कहते हैं बेटे जीरो वेस्ट खेती। यानी एक प्रक्रिया के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे उनका प्रयोग बेटे दूसरी प्रक्रिया में पोषक पदार्थों के रूप में प्रयोग में ले लिया जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे मवेशी है ना, तो पहली प्रक्रिया के दौरान मवेशी से या बेटे जो फसल का ढेर है, कूड़ा करकट है, मवेशियों का चारा है, उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका प्रयोग खाद के रूप में, पोषक पदार्थों के रूप में अगली प्रक्रिया यानी खाद के रूप में दूसरी फसल के उत्पादन में ले लिया जाएगा। तो कोई वेस्ट यहां पर रिमेन नहीं बचेगा। तो आप देख लें बेटे कि जो एकीकृत बायो खेती है ये एक प्रकार का चक्रीय है और साथ में शून्य अपशिष्ट खेती है। याद करना बेटे जीरो वेस्ट फार्मिंग। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रक्रम से प्राप्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते बेटे उनका प्रयोग अन्य प्रक्रमों के लिए पोषण के रूप में ले लिया जाएगा। तो इस आधार पर कहते हैं जीरो वेस्ट खेती। तो इसमें क्या होगा, इसके कारण संसाधन भी ज्यादा हो, उपयोग संभव है और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाती है। इससे बेटे ये होगा कि जब अपन एक प्रक्रम से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उनका यूज बेटे पोषण के रूप में अपन दूसरे प्रक्रम में लेंगे तो संसाधन भी बढ़ेंगे और साथ में फसल का उत्पादन भी यहां पर ज्यादा होगा। आगे आप देखिएगा इसका बेटे रमेश चंद्र डांगर एक जो है बेटे किसान है, सोनीपत हरियाणा का एक किसान है। ये याद रखना बेटे, यानी क्या नाम है इसका, रमेश चंद्र डागर, जो सोनीपत में हरियाणा जिले का स्टेट का बेटे ये किसान है। तो इसने क्या किया, यही कर रहा है, इसने जो है मधुमक्खी पालन है, डेयरी उद्योग है, जल संग्रह है या कंपोस्ट जो है बनाने की विधि है, कृषि का कार्य श्रृंखलाबद्ध प्रक्रमों से करता जा रहा है। यानी बेटे चाहे हनी बी हो या बी कीपिंग हो या उसके अलावा बेटे जो है डेयरी फार्मिंग हो या बेटे जो है क्या कहते हैं, दूसरा इसने दे रखा है जल संग्रह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो या खाद बनाने की प्रक्रिया हो, इन सब कार्यों को यह अंजाम देता आ रहा है। यानी बेटे ये क्या कर रहा है कि ये किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये नेचुरल तरीके से जल संग्रह करता है, नेचुरल तरीके से बेटे जो है मवेशी होते हैं उनके कूड़ा करकट से कंपोस्ट खाद बनाता है और वह बेटे खेत में यूज लेता है और यूज लेकर उसका प्रयोग उत्पादन में करता है। तो ये हरियाणा सोनीपत का बेटे किसान है जिसका नाम है रमेश चंद्र डागर। तो ये याद करना। आगे देखो बेटे, उस फसल के लिए रासायनिक उर्वरक, ये याद रखना बेटे, केमिकल ये जो है फर्टिलाइजर का प्रयोग कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ये वर्ड याद करना कि जो बेटे बायो फार्मिंग होती है इसमें रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाता। ये याद रखना, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपको याद रखना है कि यहां पर कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो पशुधन होते हैं बेटे उनका जो मल मूत्र होता है यानी गोबर का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो ये याद रखना बायो फार्मिंग। तो बायो फार्मिंग एक जीरो वेस्ट खेती है बेटे कि इसमें किसी भी प्रकार का वेस्ट जो है वह नहीं रहता। कारण क्या है कि एक प्रक्रिया से जो वेस्ट उत्पन्न होगा उसका प्रयोग दूसरी प्रक्रिया में खाद के रूप में ले लेंगे। जैसे यहां पर बेटे बताया जा रहा है कि जो बायो फार्मिंग होती है उसमें केमिकल उर्वरकों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका प्रयोग नहीं किया जाता। उसकी जगह पर क्या किया जाता है बेटे कि जो मवेशी होते हैं उनके मल मूत्र से या जो फसल का कूड़ा करकट होता है
या जो बेटे मवेशियों का चारा होता है उनसे बेटे एक नेचुरल खाद बनाई जाती है और उसी का प्रयोग जो है उर्वरक या फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। फसल अपशिष्ट यानी फसल अपशिष्ट का प्रयोग कंपोस्ट बनाने के लिए भी किया जाता है ना। फसल अपशिष्ट जैसे चारा है, मवेशियों के द्वारा चारा डाल दिया लेकिन सारे चारे को नहीं खाते तो वो अपशिष्ट हो गया। कई फसल जो है बेटे खराब हो गई या उसके जो सूखे तने वगैरह होते तो इनके जो अपशिष्ट होते हैं, फसल के जो अपशिष्ट है उनका प्रयोग कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक फर्टिलाइजर के रूप में या फार्म की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए या फिर प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये याद रखना बेटे, कंपोस्ट का प्रयोग एक तो फसल उत्पादन में भी किया जा सकता है, बायो एनर्जी के रूप में भी बेटे इसका प्रयोग किया जा सकता है और नेचुरल गैस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा चुका है। जैसे बेटे आपने गोबर गैस का तो नाम सुना ही होगा, तो गोबर गैस जो बनाई जाती है वह गोबर से ही तो बनाई जाती है और गोबर से बनाने के साथ ही बेटे उससे ऊर्जा भी मिलती है जो घरों के अंदर बेटे लाइट वगैरह सोर्सेज में भी वह काम आती है। तो एक बार फिर देख ले कि यहां पर ये जो फसल के अपशिष्ट होते हैं या मवेशियों के अपशिष्ट होते हैं इनका प्रयोग कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है यानी नेचुरल खाद के रूप में या फार्म की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यानी बायोगैस याद करना बेटे, और या फिर प्राकृतिक गैस के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। भाई गोबर गैस का तो नाम आपने सुना ही है, तो वह गोबर से ही तो बनाई जाती है बेटे, तो ये नेचुरल गैस है जहां पर इनका यूज किया जा सकता है। आगे आप देखिएगा बेटे कि इस सूचना के प्रसार और एकीकृत जैव खेती के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए डागर ने क्या किया बेटे, हरियाणा किसान कल्याण, ये याद रखना, हरियाणा किसान कल्याण क्लब बनाया है यानी हरियाणा किसान कल्याण क्लब बनाया है, जिसमें वर्तमान में बेटे 5000 किसान शामिल में हैं। 5000 किसान इसके शामिल में हैं और यह हर किसान को यही सलाह देता है या यह क्लब बेटे किसान को यही बताता है कि नेचुरल तरीके से ही खेती की जाए, कम से कम बेटे रासायनिक जो फर्टिलाइजर है उनका प्रयोग किया जाए, कंपोस्ट खाद ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए, गोबर से बेटे प्राकृतिक गैस बनाए जाए जिसका प्रयोग जो है वह ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी ले लिया जाता है और फसल उत्पादन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो था बेटे हमारे पास में यानी बायो फार्मिंग। आगे देखिएगा बेटे यहां पर आता है रेडियो सक्रिय अपशिष्ट यानी रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। बहुत खतरनाक अपशिष्ट होते हैं बेटे रेडियो एक्टिव, जैसे हिरोशिमा नागासाकी का तो नाम सुना ही होगा कि जापान के ये दो शहर है जहां पर अमेरिका ने एटम बम डाले थे। उसके अलावा बेटे भोपाल में गैस कांड हुआ था। तो रेडिएशन एक ऐसा अपशिष्ट है, अगर ये रह जाए तो सालों साल तक बेटे ये कई प्रकार की कैंसर, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। तो ये आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव अपशिष्ट क्या होते हैं। तो याद रख लेना, रेडियो एक्टिव माने एटम बम वगैरह से या फिर किसी ओजोन वगैरह से निकलने वाले रेडिएशन होते बेटे, जिसकी वजह से जो है कई प्रकार के कैंसर या बीमारियां पैदा होती है। तो आइए बेटे यहां पर आप देख लीजिएगा कि आरंभ में न्यूक्लियर ऊर्जा को विद्युत उत्पादन के मामले में गैर प्रदूषक तरीका माना जाता था। यानी जो यहां पर बेटे जो केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी को पहले सही नहीं माना जाता था। पब्लिक ये सोच रही है तो एटम बम बना रहा है, लेकिन वर्तमान में बेटे क्या किया जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रयोग है ये बेटे कई कामों में इसको लिया जाता है। पहले तो ये तरीका सही नहीं था कि जो भी न्यूक्लियर एनर्जी का माने एटम बम समझा जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है बेटे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है नाभिकीय ऊर्जा, इसका प्रयोग भी कई सारे कामों में किसी देश के द्वारा लिया जाता है। बाद में पता चला कि जो न्यूक्लियर ऊर्जा के प्रयोग में दो सर्वाधिक खतरनाक समस्याएं हैं। यह तो याद रखना कि बिल्कुल यूज तो लिया जा सकता है, लेकिन बेटे यहां पर खतरनाक समस्याएं भी। अगर किसी कारण से कोई न्यूक्लियर ऊर्जा अगर रिलीज हो गई तो समझ लो उसके आसपास का पूरा इलाका खत्म है। बेटे यहां पर चेरनोबिल एक घटना हुई है ना, जहां पर बेटे रेडियो एक्टिव रिसाव उत्पन्न हो गया था और उस रिसाव के कारण हजारों व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। तो बेटे इनका रख रखाव बहुत ही सावधानी से किया जाता है। अगर आप न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे समस्याएं भी है कि बेटे एक तो रख रखाव बहुत ध्यान से हो, रिसाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए,
चाहिए, ये सारी समस्याएं यहां पर आने वाली है। तो देखो कि जो न्यूक्लियर ऊर्जा के प्रयोग में दो सर्वाधिक समस्याएं उत्पन्न हो। पहली समस्या तो यह है कि आकस्मिक रिसाव की है। सबसे पहली समस्या तो क्या है बेटे, यानी अचानक उसमें रिसाव उत्पन्न हो जाए, है ना। जैसे कि बेटे यही तो हुआ था, यानी भोपाल के अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव शुरू हो गया था और देखते ही देखते बेटे कई हजार व्यक्ति थोड़ी देर के अंदर ही एक मौत के काल में समा गए थे, याद रखना। उसी तरह से आप देखो बेटे कि ये 3 माइल आइलैंड, एक तो 3 माइल आइलैंड और एक चेरनोबिल की घटनाओं में ऐसा ही हुआ था। एक तो 3 माइल आइलैंड और एक चेरनोबिल। यहां पर बेटे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था उसके अंदर रिसाव उत्पन्न हो गया था और उसके अंदर रिसाव उत्पन्न हो जाने के कारण, ये याद रखना बेटे, रिसाव उत्पन्न हो जाने के कारण वहां पर यह घटना घटित हुई थी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, यानी 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल के अंदर बेटे यह घटना घटित हुई थी। और साथ में दूसरी समस्या है कि जो रेडियो अपशिष्ट को सुरक्षित निपाटन कैसे किया जाए, यानी जो रेडियो अपशिष्ट हैं उनका निपाटन कैसे किया जाए या कैसे बेटे इस समस्या से निपटा जाए। तो ये दो समस्याएं हैं जो कि नाभिकीय ऊर्जा जो है बेटे उसको यूज में लेने पर आएगी। सबसे पहली तो यह समस्या है कि प्राकृतिक रिसाव ना हो, इसको रोका जाए। और दूसरी समस्या यह है कि जो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट हैं उनको सुरक्षित कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये तो ऐसे अपशिष्ट है कोई मजदूर बेटे इनको जो है रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। तो ये दो समस्याएं आपको याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज हैं, एक तो बेटे इनके रिसाव से इनको रोका जाए वरना बहुत बड़ी घटना हो जाती है, और दूसरा बेटे जो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट है उन अपशिष्टों को जो है क्या कहते हैं, यानी रोका जाए, यानी अपशिष्टों का निवारण अच्छी तरह से किया जाए। तो ये बेटे यहां पर आपको याद रखना है। आगे आप देखिएगा बेटे कि न्यूक्लियर अपशिष्ट से निकलने वाली जो विकिरण है वह जीवों के लिए बेहद ही नुकसानदेह है। यह भी याद रखना बेटे कि जो न्यूक्लियर अपशिष्ट है उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है, ये तो आप सब जानते हैं रेडिएशन, तो ये रेडिएशन जीवों के लिए बेहद ही नुकसानदेह होता है क्योंकि इसके कारण अति उच्च दर से उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। क्योंकि बेटे ये जो रेडिएशन होते हैं ये हमारे जीन में परिवर्तन कर देते हैं, और जीन में क्योंकि म्यूटाजन का तो नाम सुना होगा बेटे, और म्यूटाजन जो होते हैं वह एक प्रकार के रेडिएशन भी होते हैं जिसमें एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट रे जी आती है। तो बेटे ये ध्यान रखना कि जो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट होते हैं उनसे बेहद खतरनाक क्या निकलते हैं, विकिरण निकलते हैं, और ये विकिरण जीवों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं क्योंकि ये जीवों में अति उच्च उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, यानी उच्च दर से बेटे म्यूटेशन डेवलप करते हैं। और एक बार अगर म्यूटेशन हो गया बेटे तो फिर ये आनुवांशिक होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और उस जंतुओं के लक्षणों में बदलाव उत्पन्न कर देते हैं। तो फिर यहां पर क्या होगा बेटे कि जो न्यूक्लियर अपशिष्ट होते हैं कि जो विकिरण है अगर ज्यादा मात्रा में डोज यानी जानलेवा या लीथल होती है, इसका सबसे अधिक बार बार होने वाला विकार कैंसर है। ये कैंसर है। तो बेटे आपने भी देखा होगा कि जब अपन एक्सरे करवाते हैं तो तुरंत ही एक्सरे वाला कहता है भैया आप बाहर निकल जाओ या फिर साइड में खड़े हो जाओ, वो वहां खड़े हुए नहीं देता। कारण क्या है कि वो रेडिएशन अगर बॉडी पर पड़ गए और बार बार पड़ गए तो बेटे जो रेडिएशन की जो ज्यादा डोज है अगर ये दे दी जाती है तो फिर बेटे उसको कई प्रकार के कैंसर हो सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे कि जो रेडियो एक्टिव है या रेडियो एक्टिव अपशिष्ट है इससे निकलने वाली जो विकिरण होते बेटे इसकी ज्यादा डोज घातक होती है और ये कैंसर पैदा कर देती है। इतना आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए बेटे, इसलिए न्यूक्लियर अपशिष्ट अत्यंत प्रभावकारी प्रदूषक है और इसका उपचार अत्यधिक सावधानी से करने की जरूरत है। ये याद रखना बेटे, क्योंकि न्यूक्लियर अपशिष्ट कोई साधारण कोरा करकट नहीं है कि कहीं भी ढेर लगा दिया। अगर बेटे इसे खुले में रख दिया तो इससे रेडिएशन निकलते हैं और ये जो रेडिएशन होते हैं ये बेटे जो है क्या कहते हैं उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, और सजीव में अगर बेटे उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाए तो कई लंबे समय तक बीमारियों का खतरा बना रहता है। उसके अलावा बेटे अगर रेडियो एक्टिव की रेडिएशन की ज्यादा डोज
मिल जाए किसी सजीव को तो वो भी घातक होती है और वो भी कई प्रकार के कैंसर उत्पन्न कर देती है। तो बेटे इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियर अपशिष्ट हैं ये अत्यंत प्रभावकारी प्रदूषक होते हैं और इनका उपचार अत्यधिक सावधानी से करने की आवश्यकता है। तो फिर क्या किया जाता है, चट्टानों के नीचे लगभग 500 मीटर यानी बेटे आधा किलोमीटर की गहराई में पृथ्वी में गाड़ कर करना चाहिए। यानी बेटे ना तो इन्हें जला सकते, क्योंकि अगर इन्हें आप जलाओगे तो बेटे ये हवा में फैल जाएंगे रेडिएशन। तो इनका सीधा सा कारण है, इसे मिट्टी में भी नहीं गाड़ सकते। कहां गाड़ेंगे, चट्टानों में। ये याद रखना बेटे, इन्हें चट्टानों में गड्ढा खोदा जाता है और चट्टानों में गड्ढा खोद करके फिर उसके अंदर बेटे इसको दफन किया जाता है, गाड़ा जाता है। और कितना, आधा किलोमीटर नीचे। आप देखो बेटे, चट्टान में भी कहां तक, आधा किलोमीटर नीचे तक, यानी 500 मीटर गहराई में इन्हें गाड़ा जाना चाहिए ताकि इनका रेडिएशन वातावरण में ना फैले। तो इस तरह से बेटे ये आपको याद रखना है कि ई वेस्ट जो है, यानी ई वेस्ट तो है और यह है रेडियो एक्टिव वेस्ट। यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट का माने बेटे कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे आपने भी नाम सुना होगा, यूरेनियम होता है, पैलेडियम होता है बेटे, तो इनसे खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए बेटे इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन बेटे नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग या एटम बम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन दो विकट समस्याएं हैं इस नाभिकीय या न्यूक्लियर वेस्ट के जो है ऊर्जा के यूज लेने में। एक समस्या तो आपको याद हो गई होगी बेटे, क्या है, यानी प्राकृतिक रिसाव है। अगर बेटे इन रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव हुआ तो बहुत खतरनाक समस्या पैदा हो सकती है, जिसका जीता जागता उदाहरण भोपाल के अंदर भोपाल कांड है, और एक चेरनोबिल घटना है, और एक 3 जो है आइलैंड है। उसके अलावा दूसरा, इसका निपाटन कैसे किया जाए, क्योंकि बेटे इसका निवारण या इसको नष्ट कैसे किया जाए, ये इसकी दूसरी समस्या है। क्योंकि अगर बेटे ये खुले में रखे तो इनसे रेडिएशन निकलते हैं। ये रेडिएशन बेटे जीवों के लिए खतरनाक तीव्र होने वाले उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, और यही रेडिएशन जो होते बेटे, ये अगर ज्यादा डोज के संपर्क में आ जाए कोई जीव तो उसको बेटे एक तरह से कैंसर होने का खतरा भी बना रहता है। तो फिर बेटे कैसे इसका निवारण किया जाएगा, तो एक ही तरीका है, चट्टानों में 500 मीटर गहराई तक, यानी चट्टानों में, मिट्टी में नहीं, चट्टान के अंदर 500 मीटर की गहराई तक गड्ढा खोदा जाएगा। फिर उसके अंदर बेटे ये न्यूक्लियर अपशिष्ट भरे जाएंगे, फिर ऊपर से उसको वापस बेटे बहुत ही सॉलिड मटेरियल से पैक कर दिया जाएगा। इस तरह से बेटे इसका निपाटन किया जाता है। तो ये था बेटे हमारे पास में, यानी रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ। तो इस तरह से बेटे ये एक छोटा सा टॉपिक था, जो टॉपिक बेटे आपको याद करना है और समझ के याद करना है। इसमें मात्र बेटे इतना सा याद करना है कि बायो फार्मिंग क्या है, जैव खेती क्या होती है बेटे, और साथ में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है इनका निपाटन कैसे किया जाता है। ठीक है बेटे, तो इसको अच्छी तरह से याद करना और अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।